संगम साहित्य से रिलेटेड है, इससे लिया गया है। और इस महाकाव्य को एक महाकाव्य संगम साहित्य का माना जाता है। इसकी रचना का काल है 200 ईसा पूर्व। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस महाकाव्य के द्वारा तमिल समाज में व्याप्त जो न्याय व्यवस्था होती है, नैतिक मापदंड और वहाँ के कल्चर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस समय का जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी है तो उसका प्रभाव समाज पे कैसे पड़ा, राजा का क्या हुआ, कोवलन और कन्नगी की प्रेम कहानी के बारे में जो बात होती है उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, माधवी की मानसिक दशा क्या है। चूंकि ये नृत्य शैली से रिलेटेड है तो इसमें माधवी की जो स्टोरी है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी सिंपल स्टोरी है कि कोवलन और कन्नगी का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। ये काफी प्रतिष्ठित लोग थे। ये लोग अपनी सुखी वैवाहिक जीवन यापन कर रहे थे। अचानक कोवलन के मन में राजनर्तकी माधवी के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका नृत्य देखते देखते, जो कि शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी, उसका आरंगेट्रम हुआ था। मतलब माधवी का जो नृत्य है उसका संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। अभी मैं सारे नाम आपको बताऊंगी कि कहाँ पे क्या क्या नाम प्रयोग हुआ है। अभी शॉर्ट में खाली मैं स्टोरी बता रही हूँ। माधवी के बारे में ये कहा जाता है कि माधवी 7 वर्ष की जब थी तब से उसने नृत्य करना प्रारंभ किया था और वो 12 वर्ष की उम्र तक नृत्य सीख रही थी। उनको कठिन तपस्या के बाद वो नृत्य में महारत हासिल करती है। उसके बाद वो इंद्र महोत्सव में नृत्य प्रस्तुत करती है, जहाँ पर उसे राजा जो है वो 1008 सिक्के देते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। अब कोवलन और कन्नगी पे हम आ जाते हैं। इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि कोवलन को माधवी से प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाने के बाद वो कन्नगी से दूर होता चला जाता है और अधिक से अधिक समय और अपना धन माधवी को देने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वो भोग विलास में लिप्त होके ये अपनी घर गृहस्थी के बारे में भूल चुका रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कोवलन को माधवी पे शक होता है, जब उसको ये लगता है कि माधवी किसी और को चाहती है, मुझे नहीं चाहती। ऐसा करके वो धीरे धीरे माधवी से दूर होने लगता है। कई बार उसको माधवी भी बोलती है कि अलग हम लोग चलते हैं, कहीं रहते हैं जाके। लेकिन फिर कोवलन के मन में जब एक बार शक आ जाता है तो वो माधवी को छोड़ देता है। माधवी को छोड़ के जब वो वापस कन्नगी के पास आता है, कन्नगी पहले से ही दुखी थी, लेकिन फिर वो माफी मांगता है और बोलता है कि हम लोग एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करते हैं। तो वो लोग जिस शहर में रहते थे उनका नाम मैं अभी बता रही हूँ, वीडियो के अंत में सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने शहर को छोड़कर मदुरई चले जाते हैं। मदुरई चले जाते हैं। वहां पे कन्नगी क्या करती है, अपना उसके पहले ही वो कोवलन को अपना नुपुर देती है, क्योंकि ये मेन कहानी नुपुर की है। कोवलन जाता है मदुरई शहर में सोनार के पास उस नुपुर को बेचने के लिए। और सोनार जिसके पास की राजा, जो मदुरई के राजा थे, उनकी रानी का नुपुर पहले से ही आया हुआ था। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये क्या करता है, जाके राजा को बोलता है कि रानी का जो नुपुर चोरी हुआ है वो कोवलन के पास है। राजा को जब ये बात पता चलती है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि सोनार ने तो झूठ बोला था। फिर राजा अपने दरबार में कोवलन को मृत्यु दंड का आदेश सुनाते हैं। कन्नगी को जब ये बात पता चलती है तो वो पागलों की भांति दौड़ते हुए राजा के दरबार में आती है और वो आने के बाद फिर बोलती है कि वो नुपुर दिखती है। देखने के बाद जब उस पर आरोप लगता है तो वो नुपुर को फेंक के राज दरबार में, मतलब उसको जानबूझ के फेंकती है तोड़ने के लिए। जब वो टूटता है तो उसमें से माणिक और मणियां निकलती है। तब राजा जो है एकदम सरप्राइज। तो आपको लग रहा होगा कि माणिक मणियां क्या संबंध है। माणिक मणियों का संबंध ये था कि कन्नगी को ये पता है कि उसके नुपुर के अंदर माणिक और मणियां हैं,
लेकिन जो रानी का नुपुर रिपेयर होने के लिए आया था सोनार के पास, उसे सोनार ने रख लिया था, उसके अंदर मोतियां थी। ये देख के राजा सदमे में चले जाते हैं। तब तक कोवालन को मृत्युदंड मिल चुका था। अब इस स्थिति में कन्नगी क्या करती है, मदुरै के शहर का जो राजमहल था उसके पर्दे में एक मशाल लेके आग लगाती है। आग लगाने के बाद वो चीख चीख के राजा को श्राप देती है। तब तक कहा जाता है कि जब वो ऐसा कर रही थी, पागलों की भांति दौड़ रही थी, सारे मदुरै शहर में आग लग चुकी थी, उस समय अधिष्ठात्री आते हैं, मतलब देवी, और बोलते हैं कि कोवालन की मृत्यु का कारण उसके पूर्व जन्म का श्राप है। तुम्हें कोवालन से दोबारा मिलना है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन बाद तुम जाके उससे स्वर्ग में मिल सकती हो। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। बाद में माधवी के बारे में ये पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के शरण में चली जाती है। कोवालन से उसे एक बेटा भी होता है, जिसमें कि शिलापदिकरम के अगले भाग में उस कहानी का हीरो वो रहेगा। अभी उसके नाम के बारे में मैं बताऊंगी। अब आपको लग रहा होगा कि राजा का क्या हुआ। राजा के बारे में ये कहा गया कि न्याय व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि राजा जब उसे पता चलता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक अननेसेसरी हमने कोवालन को मृत्युदंड दे दिया। अब ऐसा करके राजा को उसी समय हार्ट अटैक आता है, मतलब उसकी हृदय गति रुक जाती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो इलांगो आदिगल जिन्होंने इस साहित्य के बारे में लिखा है, उन्होंने कितनी चीजों को प्रकाशित किया है कि मतलब राजा जो कि इतना बड़ा राजा है, चाहे तो वो इसको इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन उनको इतना दुख हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या पाप कर दिया। साथ ही साथ इसमें धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जादू टोना है, नृत्य शैली है, वाद्य यंत्र है, संगीत है, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन है। ये इतना खूबसूरत ग्रंथ है, इसमें इतनी चीजें जानने के लिए है। इसमें जो नृत्य शैली का प्रयोग हुआ है उसमें करण, अंगहार, रेचक, पिंडीवत, इन सारी चीजों का उल्लेख है। इसमें माधुरी के नृत्य में वो सौंदर्य है जो भरतनाट्यम नृत्य शैली में होना चाहिए। इसमें शास्त्रीय नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया है। इस ग्रंथ में सारे कहानियों को एक कांड के रूप में वर्णित किया गया है और कहाँ पे नर्तकी नृत्य करेगी, कहाँ पे राजा बैठेंगे, कहाँ पे मृदंगम बजेगा, फिर उसके अलावा तांडव का वर्णन है, लास्य का वर्णन है। इसके अलावा इसमें हमें और शिकारियों का नृत्य देखने को मिला है। मतलब इस ग्रंथ में मैं तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, हकीकत में जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, मतलब जो तमिलनाडु साइड है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको ये भी पता है कि माधवी को जो अप्सरा उर्वशी है उसकी पुत्री के रूप में जाना जाता है। और ये कन्नगी को साउथ में मीनाक्षी के अवतार के रूप में जाना जाता है, देवी मीनाक्षी, जिनका कि आपको सबको पता होगा कि मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, जिसके बगल में कन्नगी की पूजा होती है। उनके नाम से माँ कन्नगी माता के नाम से जाना जाता है, उनका भी टेम्पल है। तो जो साउथ में वो इसके बारे में जानते हैं। ये तो हो गई स्टोरी जिसका कि मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको मौका मिलता है संगम साहित्य के बारे में जानने के लिए, शिलापदिकरण के बारे में जानने के लिए, तो आप अपने ओपिनियन शेयर करिए। हो सकता है कि मैं सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पा रही, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया, अब मैं कुछ चीज़ें पढ़ के आपको बताऊंगी, जो कि नाम है तमिल में, तेलुगु में भी कुछ चीज़ें ट्रांसलेट करके बनाई गई हैं, कुछ हिंदी में भी बनाई गई हैं और इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है और अलग अलग भाषाओं में भी हुआ है, पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ। पर मेरे पास जो अवेलेबल है उन्हें मैं पढ़ के सुना रही हूँ। अब मैं असाइनमेंट देख के कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ जिन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे शिलापदिकरण के बारे में ये कहा जाता है, इसके 3 भाग है जिनका संबंध है चोल, पांडे और चेर राजवंश से माना जाता है। और इसके 3 कांड हैं जिनके नाम आप नोट कर लीजिए।
पुहार कंकाडम, मदुरई कंकाडम और वजी कंकाडम। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पुहार कंकाडम, मदुरई कंकाडम और वजी कंकाडम। शिलापधिकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि नाट्य शास्त्र का समकालीन माना जाता है। इसमें जो पुहार कंकाडम की बात हो रही है, तो पुहार कंकाडम मतलब पुहार नगर से इसका संबंध है। अब पुहार नगर के बारे में आप एक चीज और नोट कर लीजिए, ये दक्षिण के पुहार नगर के जो रईस मतलब बहुत धनी व्यक्ति थे, उनका नाम था माना मुकन, उनके कुल की पुत्री कन्नगी। और अब इसमें कोवालन, उसके परिवार की जानकारी क्या मिलती है, पौड़ुर गुड़ियर, ये उनके वंश का नाम है। और इनके बारे में कहा जाता है कि माधवी चित्रपति, उनका संबंध चित्रपति से है, मतलब उनके जो पारिवारिक ये है, इनके बारे में ये जानकारी प्राप्त